हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कहानी की शुरुआत 1998 में होती है। यहाँ हम एक मिंजू नाम की लड़की को देखते हैं जो अपने अंकल की रिकॉर्ड शॉप पर पार्ट टाइम में जॉब करती है। तभी बाहर से उसे एक लड़का देखता है जिसका नाम इंग्यू है। इंग्यू के साथ उसका बेस्ट फ्रेंड ह्यून भी होता है जो इंग्यू को मिंजू को प्यार से देखते हुए नोटिस कर लेता है और उसे उस रिकॉर्ड शॉप पर ले जाता है जहां ह्यून एक एल्बम सीडी के बारे में पता करता है। पर मिंजू बहुत नर्वस लड़की होती है जो जल्दी से उसे रिप्लाई नहीं करती। बहुत देर बाद मिंजू कहती है, ये सीडी अभी तो अवेलेबल नहीं है, पर आप अपना नंबर यहाँ छोड़ दो, बाद में मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। पर ह्यून इंग्यू से अपना नंबर लिखने के लिए इशारा करता है। इंग्यू के मना करने पर ह्यून अपना नंबर नोट करके वहाँ से चला जाता है। दोनों के जाने के बाद मिंजू ह्यून का नंबर देखकर स्माइल करती है क्योंकि वो ह्यून को लाइक करती है और वो तीनों सेम क्लास में पढ़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम जुनही नाम की लड़की को देखते हैं जो 2023 में एक सक्सेसफुल वुमेन है और एक ऑफिस में हाई पोस्ट पर जॉब करती है। पर एक साल पहले ही उसके बॉयफ्रेंड की प्लेन क्रैश में डेथ हुई है जिस पर वो अब तक भी यकीन नहीं कर पाई है और आज भी वो उसे बहुत मिस करती है। रिसेंटली उसके बॉयफ्रेंड जिंजू की सिस्टर ने बताया है कि वो लास्ट टाइम जब तुमसे मिला था तब वो तुम्हें एक रिंग के साथ प्रपोज करने वाला था। क्या उसने तुम्हें वो रिंग नहीं दी? तभी वो याद करती है कि जुनही जिंजू से कहती है, ये न्यूयॉर्क वाली अपॉर्चुनिटी अच्छी है तुम्हारे लिए, तो मेरे साथ वहाँ चलो। जिंजू कहता है, जब तुमने मुझे छोड़कर जाने का माइंड बना ही लिया है तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। प्रेजेंट टाइम में घर आकर जुनही वो बॉक्स ओपन करके देखती है तो उसे उस बॉक्स में कहीं भी रिंग नहीं मिलती और वो अपना लास्ट बर्थडे याद करती है जब जिंजू ने उसे वो बॉक्स गिफ्ट किया था और कहा था कि इस बॉक्स को सही से ओपन करना तुम्हारे लिए सरप्राइज है। पर जुनही उससे न्यूयॉर्क वाली जॉब के लिए फाइट करने लगती है। जिंजू कहता है, क्या तुम्हारे लिए इस टाइम की कोई वैल्यू नहीं है जो कि हम साथ हैं? जुनही कहती है, मुझे हमारा फ्यूचर ब्राइट चाहिए ताकि फ्यूचर में हम अच्छे से रह सकें। ये कहकर वो जिंजू को छोड़कर वहां से चली जाती है। प्रेजेंट में जुनही उस बॉक्स को देखकर रोने लगती है। वहीं दूसरी तरफ मिंजू की स्कूल बस मिस हो जाती है। तभी वहां इंग्यू और ह्यून स्कूटर पर आते हैं। ह्यून अपना हेलमेट उतारकर कहता है, चलो हम छोड़ देंगे। ह्यून इंग्यू को मिंजू को राइड देने के लिए कहता है और इंग्यू तो पहले से ही मिंजू को लाइक करता था इसलिए वो मान जाता है। पर मिंजू ना चाहते हुए भी स्कूटर पर बैठ जाती है। उन्हें साथ में देखकर ह्यून बहुत खुश होता है क्योंकि उसे पता होता है कि इंग्यू मिंजू को लाइक करता है। वहीं दूसरी तरफ जुनही जिंजू को मिस करती है और जिंजू उसे उसका ब्रश करने के लिए मजाक करता है। जुनही पूछती है, तुम भी मेरा टूथब्रश यूज करते हो ना? तो जिंजू उसे किस करके वहां से भाग जाता है। प्रेजेंट में जुनही जिंजू के साथ बिताए हर पल को याद करके बहुत रोती है। नेक्स्ट डे जुनही का बर्थडे होता है जहां फ्लैशबैक में जिंजू उसे उसके फेवरेट फ्लावर देकर बर्थडे विश करता है तो जुनही खुश होकर उसे हग कर लेती है। जिंजू उसे किस करके कहता है, तुमने तो अभी तक डिनर भी नहीं किया होगा। फिर जिंजू उसका केक ओपन करके उस पे कैंडल जलाता है और उसे विश मांगने के लिए कहता है। फ्लैशबैक के बाहर कोई जुनही को वही सेम फ्लावर सेंड करता है जिसे देखकर वो भागकर बाहर आती है उस आदमी को देखने के लिए जिसने वो फ्लावर्स भेजे हैं। तभी लिफ्ट अचानक बंद हो जाती है जिसकी वजह से वो उस आदमी का फेस नहीं देख पाती। रात को जुनही के पास चैंग का कॉल आता है जो 2023 में उसका फ्रेंड है। वो दोनों आपस में मिलकर बातें करते हुए दिखाए जाते हैं। यहाँ वो जुनही को एक पेंटिंग देता है जो जिंजू ने उसे देने के लिए कहा था। यहाँ में एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जुनही पूछती है, क्या ये पेंटिंग तुमने बनाई है? इस पेंटिंग में ये लड़की कौन है? क्या ये तुम्हारा फर्स्ट लव है? जिंजू कहता है, नहीं, सिर्फ फ्रेंड है। फ्लैशबैक के बाहर जुनही अपसेट हो जाती है। नेक्स्ट सीन में जुनही जिंजू की इंस्टाग्राम पोस्ट देखती है और उस अकाउंट पर बहुत सारे मैसेजेस भी सेंड करती है कि मैं आज भी तुम्हें बहुत मिस करती हूँ और मेरा पहला बर्थडे है जिसमें तुम मेरे साथ नहीं हो। पर उस समय कोई भी मैसेज रीड नहीं होता क्योंकि उसे खबर मिली थी कि जिंजू की डेथ हो चुकी है। तभी उसे दूसरे अकाउंट से मिंजू, इंग्यू और ह्यून के साथ में फोटो मिलती है जिसे देखकर वो सरप्राइज होती है क्योंकि ह्यून का फेस जिंजू से हूबहू मैच होता है। वहीं दूसरी तरफ मिंजू क्लास में हमेशा सबसे अलग रहती है क्योंकि उसके अजीब बिहेव की वजह से कोई उससे बात नहीं करता क्योंकि वो डरी और सहमी रहती है। पर तभी ह्यून आकर कहता है कि हम यहाँ बैठ सकते हैं। इंग्यू भी उससे बात करता है। दोनों को आपस में बात करते हुए देखकर ह्यून बहुत खुश होता है। वहीं दूसरी तरफ जुनही उस आईडी पर मैसेज करके पूछती है, तुम कौन हो और तुम्हें ये फोटो कहाँ से मिली? वो आदमी मैसेज देख तो लेता है पर रिप्लाई नहीं करता और हमें उसका फेस भी नहीं दिखाया जाता। नेक्स्ट डे जुनही अपने ऑफिस के कोलीग से वो फोटो वाली बात शेयर करती है और कहती है
क्या हम ऑनलाइन पता लगा सकते हैं कि ये कौन है? तो एक लड़का ऑनलाइन वो पिक्चर सर्च करके इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करता है, पर वहाँ कोई जानकारी नहीं मिलती। वहीं दूसरी तरफ हमें मिंजू की फैमिली दिखाई जाती है, जो अलार्म रिंग होते ही अपने भाई को स्कूल के लिए उठाती है, पर वो नहीं उठता। फिर वो अपनी मदर के पास जाती है। मदर कहती है अपने भाई के लिए नाश्ता बना देना। थोड़ी देर बाद उसका भाई डियोन आकर उस पर चिल्लाकर कहता है, तुमने मुझे आज भी नहीं उठाया, देखा तुम्हारी वजह से मैं आज फिर से लेट हो गया। मिंजू कहती है मैंने उठाया तो था। डियोन कहता है मैं लेट होने के लिए हमेशा तुम्हें ही ब्लेम करूंगा। मिंजू इस बात पर सैड हो जाती है। नेक्स्ट सीन में मिंजू स्कूल में होती है, जहां इंग्यू आकर उससे बात करने की कोशिश करता है। फिर सभी ग्राउंड में बास्केटबॉल खेलने जाते हैं, जहां कुछ लड़के मिंजू के लिए इंग्यू और हियून को चिढ़ाते हैं कि ऐसी सीधी लड़की तो 2-4 मीठी बातें करने से ही पट जाएगी, और क्लास में भी हियून से ऐसी ही बातें बोलते हैं। तभी हियून गुस्से में उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में उल्टी सीधी बातें बोलता है, जिसकी वजह से दोनों में मारपीट हो जाती है। हियून गुस्से में कहता है आगे से इंग्यू और मिंजू के बारे में कोई भी गलत बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ ऑफिस में जुनही के पास उसकी फ्रेंड आकर कहती है मैंने पता लगा लिया कि इस फोटो के पीछे जो 27 रिकॉर्ड शॉप है वो आज कैफे 27 है। क्या कहती हो, काम से फ्री होकर यहाँ चलकर पता करें। जुनही कहती है पर तुम्हें कैसे पता चला। फ्रेंड कहती है मैं आजकल ऑफिस में काम थोड़ी करती हूँ, दिन भर इंटरनेट पर यही सब तो कर रही हूँ। वहीं दूसरी तरफ इंग्यू और मिंजू से हियून कहता है मैं तुम्हारे साथ नहीं आ रहा हूँ, मुझे कुछ अर्जेंट काम है। जब इंग्यू उसकी बात नहीं समझ पाता तो हियून उसके पास आकर कहता है अरे पागल, मैं तुम दोनों को अकेले टाइम दे रहा हूँ। ये कहकर हियून वहाँ से चला जाता है। रास्ते में जाते हुए मिंजू कहती है तुम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हो ना, तुम बहुत लकी हो क्योंकि मेरे पास तो कोई फ्रेंड ही नहीं है। तभी इंग्यू अपने कान से मशीन निकालकर बताता है कि ये मशीन मेरे कान में बचपन से लगी हुई है, क्योंकि लेफ्ट ईयर से मुझे सुनाई नहीं देता और तभी से मुझे बच्चे बहरा बूढ़ा कहकर चिढ़ाते थे। मेरा स्कूल जाने का भी मन नहीं करता था। फिर हियून मुझसे मिला था और उसने मुझसे मशीन लेकर अपने कान में लगाई। वो इसे लगाकर एंजॉय कर रहा था। हियून ने कहा था कि तुम तो बहुत लकी हो कि तुम इतनी दूर की वॉइस सुन सकते हो, और उस दिन के बाद से जो भी मुझे चिढ़ाता था हियून उसे बिना मारे नहीं छोड़ता था। उसने हमेशा मेरा साथ दिया है। तुमसे एक बात पूछूं, क्या मैं जब ये मशीन लगाता हूँ तो तुम्हें बुरा लगता है? मिंजू कहती है नहीं। इंग्यू कहता है तो तुम भी आज से मेरी हियून की तरह बेस्ट फ्रेंड हो। मिंजू पूछती है जब तुम मशीन निकाल देते हो तो क्या सिर्फ तुम एक ही कान से सुन सकते हो? इंग्यू कहता है मैं लिप्स देखकर लोगों की बातों को समझ सकता हूँ क्योंकि मुझे लिप रीडिंग आती है। वहीं दूसरी तरफ जुनही अपनी फ्रेंड के साथ कैफे 27 जाती है, जो कि उन्हें क्लोज मिलता है। फ्रेंड कहती है फिर कभी आते हैं। वापस आते हुए रेलवे स्टेशन पर जुनही उस फ्लावर्स वाले आदमी को देखती है और उसकी तरफ भागती है, पर जब तक वो वहां पहुंचती है तब तक वो आदमी जा चुका होता है। ये देखकर वो अपसेट हो जाती है। नेक्स्ट सीन में जुनही अपने घर में अपसेट बैठी होती है, तभी वो अपने पास जिंजू को देखकर कहती है मुझे ऐसे देखकर स्माइल मत करो। जिंजू कहता है तुम्हें शायद लगता है कि मैं उस फोटो वाली लड़की से प्यार करता हूँ, ऐसा हो भी सकता है नहीं, या फिर तुम मुझे भूलने के बहाने ढूंढ रही हो। जुनही कहती है हाँ, मैं सच में तुम्हें भूलने का कोई बहाना ही ढूंढ रही हूँ, क्योंकि मुझे आज तक ये विश्वास नहीं हो रहा कि तुम मर चुके हो। पता है आज मैंने तुम्हें रेलवे स्टेशन पर भी देखा था, पर मुझे पता है कि वो सिर्फ मेरी गलतफहमी थी। ये कहकर जुनही रोने लगती है और जब दोबारा देखती है तो जिंजू वहाँ नहीं होता। ये देखकर वो और भी ज्यादा रोती है। वहीं दूसरी तरफ मंजू अपने मदर फादर को डियोन को अपने साथ रखने के लिए झगड़ते देखकर मिंजू कहती है बंद करो ये झगड़ा, आप दोनों हमेशा डियोन को अपने पास रखने के लिए लड़ते हो। मैं भी तो आपकी बेटी हूँ, समझ नहीं आता कि आप दोनों हमेशा मुझे इग्नोर क्यों करते हो। फिर वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है। रात को हियून रास्ते में जाते हुए मिंजू को रोते हुए देखकर उसके रोने की वजह पूछता है और कहता है मैं तुम्हारा सीक्रेट किसी को नहीं बताऊंगा और बदले में मैं तुमसे अपना एक सीक्रेट शेयर करूंगा। फिर मिंजू अपने मदर फादर की बात हियून को बता देती है कि हर साल वो लोग मेरा बर्थडे भी भूल जाते हैं, पर भाई का बर्थडे मनाते हैं। मैं हमेशा हर जगह इग्नोर की जाती हूँ, जैसे कि मैं कोई मायने ही नहीं रखती। हियून बताता है मेरा सीक्रेट ये है कि मैं अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई के बाद यूएस जाकर स्टडी करूंगा, क्योंकि IMF क्राइसिस की वजह से मेरी फैमिली का बिजनेस रातों रात बर्बाद हो गया और मैंने ये बात अभी तक इंग्यू को भी नहीं बताई है, और तुम भी मत बताना क्योंकि वो इस बात को सुनकर बहुत हर्ट होगा। फिर हियून मिंजू के सामने इंग्यू की तारीफ करता है। नेक्स्ट डे हियून की बताई कैसेट रिकॉर्ड शॉप पर आ जाती है और मिंजू उस कैसेट को हियून को देने के लिए जाती है,
जहाँ वो बहुत खुश होती है। पर तभी लड़कियों को ग्राउंड पर ह्यून का नाम चिल्लाते हुए देखकर वो अपसेट हो जाती है और वापस जाने लगती है। लेकिन ह्यून उसे देख लेता है और इंग्यू के साथ उससे बात करने जाता है। पर वो कैसेट वाली बात दोनों में से किसी को नहीं बताती। ह्यून कहता है, मुझे बिना हाय बोले ही जा रही हो, मैं भी तो तुम्हारा फ्रेंड हूँ। वहीं दूसरी तरफ जुनही के पास कोई एक बॉक्स सेंड करता है। तभी उसे पता चलता है कि कैफे 27 ओपन है। फिर वो अपनी फ्रेंड के साथ वहाँ जाती है। मिंजू के अंकल उसे देखकर हैरान होते हैं, क्योंकि जुनही मिंजू के बारे में पूछ तो रही थी, पर उसका फेस भी मिंजू से हूबहू मैच करता था। अंकल कहते हैं, मेरी नाइसेस मेरी शॉप पर पार्ट टाइम काम किया करती थी। तब ये दोनों उसके क्लासमेट थे, पर मुझे इनका नाम नहीं पता। जुनही पूछती है, क्या मैं आपकी नाइसेस का नंबर ले सकती हूँ? हमें इस फोटो वाले लड़के के बारे में कुछ जरूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए। अंकल बताते हैं, मिंजू की 1998 में ही डेथ हो चुकी है। यहाँ हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। मिंजू के बर्थडे पर ह्यून और इंग्यू उसके लिए केक लेकर आते हैं और उसे बर्थडे विश करते हैं। फिर तीनों मिलकर केक कट करते हैं और उन्होंने मिंजू को एक प्लेयर भी गिफ्ट किया था। अचानक बातें करते हुए इंग्यू कहता है, मुझे अभी जाना है, तो मिंजू को घर ड्रॉप कर देना। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। रात को ह्यून मिंजू को घर ड्रॉप करता है, जहाँ मिंजू उसे एक्सपेंसिव प्लेयर गिफ्ट के बदले में वो एल्बम कैसेट देती है। मिंजू कहती है, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, मुझे पता है तुम मेरे जैसी लड़की को पसंद नहीं करोगे। मेरी आज की विश भी यही थी कि मैं चेंज हो जाऊं। ह्यून कहता है, मैंने तुम्हें कभी वैसे देखा ही नहीं और इंग्यू ने तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए बहुत मेहनत की है। आई गेस कि तुम्हें पता चल ही गया होगा कि इंग्यू तुम्हें खुश देखने के लिए कुछ भी कर सकता है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है, पर मिंजू बहुत हर्ट होती है और रोने लगती है। वहीं दूसरी तरफ जुनही बहुत हर्ट होती है और जिंजू को भूलने की वजह ढूंढती है। जब मिंजू अपने घर आती है तो पूरा घर बिखरा हुआ होता है। जब वो सबको आवाज लगाती है तो वहाँ कोई नहीं होता। अंकल से बात करने के बाद उसे पता चलता है कि डियोन मॉम के साथ कहीं चला गया है। मिंजू उन्हें ढूंढते हुए बाहर जाती है, जहाँ हमें दिखाया जाता है कि उसका गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है। वहीं दूसरी तरफ जुनही उस बॉक्स को ओपन करती है तो उसमें टीज की सेम वही कैसेट और प्लेयर मिलता है जो इंग्यू ने उसे गिफ्ट किया था। फिर वो हेडफोन लगाकर गाने सुनने लगती है और जिंजू को मैसेज करती है कि मेरी बर्थडे विश यही थी कि मैं तुम्हें एक बार ही सही लेकिन देख पाऊं। और गाने सुनते हुए वो वहीं सो जाती है और वो मिंजू और अपनी लाइफ के बारे में सोचती है और मिंजू की लाइफ में चली जाती है। हॉस्पिटल में बॉडी सिर्फ मिंजू की होती है, बट उसमें सारी बातें और पर्सनैलिटी जुनही की होती है। और वो ह्यून को जिंजू समझ के उसे हक करके रोने लगती है और कहती है, जिंजू तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे। बाहर से इंग्यू जब उसे देखता है तो ह्यून उसे हटाता हुआ कहता है, ये तुम क्या कर रही हो। वहीं दूसरी तरफ मिंजू की आत्मा कहीं कैद हो जाती है, पर उसे जुनही के साथ हो रही सारी बातें और उसके सारे थॉट्स दिखते हैं। जुनही इंग्यू और ह्यून के सामने अपना और जिंजू का नाम लेती है। तभी उसे अचानक मिंजू की सारी बातें याद आती हैं। तभी वो सबको पहचानती है और अपना नाम भी मिंजू ही बताती है, क्योंकि वो समझ जाती है कि वो 2023 में नहीं बल्कि 1998 में टाइम ट्रेवल कर रही है। फिर मिंजू कहती है, मेरी फैमिली मुझे देखने क्यों नहीं आई, मुझे अभी मेरे घर ले चलो। बाहर आकर इंग्यू कहता है, उसकी बर्थडे नाइट मैंने तुम्हारा पीछा किया था और मिंजू की बातें सुनी थी। तुम्हारी बातों से वो उस दिन बहुत हर्ट हुई थी, इसीलिए उसका एक्सीडेंट हुआ है। ह्यून कहता है, तुम क्या चाहते हो कि मुझे उसे झूठा दिलासा देना चाहिए था ताकि उसका एक्सीडेंट ना हो? इसमें सारी गलती मेरी ही है क्या? फिर इंग्यू कहता है, नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। फिर दोनों मिंजू यानी जुनही को घर लेकर आते हैं। मिंजू कहती है, आपकी बेटी हॉस्पिटल में है और आपको अपने बेटे के डिनर की पड़ी है। क्या सच में आप दोनों को मेरी कोई चिंता नहीं है? और गुस्से में अपने भाई को मारकर उस पर चिल्लाती है। मिंजू कहती है, यहाँ मेरा एक्सीडेंट हुआ है और इन सबको अपनी पड़ी है। फिर वो ह्यून और इंग्यू से कहती है, मुझे वापस हॉस्पिटल ले चलो, जहाँ डॉक्टर उससे सवाल पूछते हैं कि कहीं उसकी याददाश्त तो नहीं गई। नेक्स्ट सीन में मिंजू के फादर और मदर बताते हैं कि तुमसे पुलिस कुछ सवाल पूछेगी क्योंकि तुम्हारा कार एक्सीडेंट हुआ था जहाँ तुम्हारे सर पर चोट आई थी, इसलिए उन्हें शक है कि तुम पर किसी ने अटैक किया है और वो कल्प्रिट को पकड़ना चाहते हैं। नेक्स्ट डे मिंजू यानी जुनही अपने घर आती है और अपने रूम में जाकर अपनी सारी चीजें और डायरी देखती है। मिंजू अपने कपड़े देखकर कहती है, मैं इस स्टाइल के कपड़े कैसे पहन सकती हूँ, क्योंकि वो एक्चुअल में जुनही है और वो मिंजू की पास्ट लाइफ में जी रही है। थोड़ी देर बाद पुलिस उससे पूछताछ करती है कि क्या तुम्हें कुछ याद है, क्योंकि जहाँ तुम मिली थी वहाँ एक लकड़ी मिली थी
और एक कान की मशीन भी। हो सकता है ये कल्प्रिट की हो। मिंजू कहती है पर मुझे तो कुछ ऐसा याद नहीं है। इंस्पेक्टर कहता है अगर आपको कुछ भी याद आए तो हमें जरूर बताना। रात को हियून मिंजू के लिए डिनर लेकर आता है और उससे बातें करते हुए वो उसकी बातों से बहुत सरप्राइज होता है, क्योंकि मिंजू पहले से बहुत कॉन्फिडेंट होती है और बिना डरे हुए बात कर रही होती है। हियून पूछता है तुम मुझे हॉस्पिटल में जिंजू कह रही थी और अपना नाम तुमने जुनही क्यों बताया? मिंजू कहती है मैं सच तो बता दूंगी, पर क्या तुम ट्रस्ट कर पाओगे? हियून कहता है हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं तुम्हारा अच्छा फ्रेंड हूँ। मिंजू बताती है मैं 2023 में जुनही हूँ और मेरे बॉयफ्रेंड का नाम जिंजू था जिसकी डेथ हो चुकी है और मैं एक प्लेयर सुनते हुए यहाँ तक पहुँची हूँ। पर मुझे मिंजू की लाइफ की कुछ बातें ही याद हैं और पता है तुम बिल्कुल जिंजू की तरह दिखते हो। हियून कहता है तुम ये सब इसलिए कह रही हो ना क्योंकि तुम मुझे लाइक करती हो। मिंजू इस बात से परेशान हो जाती है और उसे सच समझाने की बहुत कोशिश करती है। जब हियून उसकी बात पर यकीन नहीं करता तो मिंजू वहाँ से गुस्से में चली जाती है, पर हियून को मिंजू में चेंजेस दिखाई देने लगते हैं और घर आकर हियून मिंजू के बारे में सोचने लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग मिंजू अपने भाई और मदर का फेस देखकर कहती है क्या ये सच में मेरे मदर और भाई हैं? थोड़ी देर बाद हियून हमेशा की तरह मिंजू को लेट होने के लिए ब्लेम करता है कि तुमने मुझे आज फिर नहीं उठाया। मिंजू गुस्से में चिल्लाती है मैंने तुम्हें उठाया था और जल्दी उठने की ड्यूटी तुम्हारी है ना कि तुम्हारी सिस्टर की। अगर आगे से तुमने मुझे कभी ब्लेम किया तो मैं तुम्हारे हाथ हैमर से तोड़ दूंगी। ये सुनकर मदर भी उठ जाती हैं और डियोन चुपचाप ब्रेकफास्ट करने लगता है। स्कूल के बाद इंग्यू और हियून मिंजू से मिलने उसके घर आते हैं। हियून कहता है चलो क्राइम सीन पर चलकर देखते हैं कि कल्प्रिट के खिलाफ कोई एविडेंस मिलेगा या नहीं, और मिंजू को अपने साथ वहाँ से ले जाते हैं। क्राइम सीन पर पहुंचकर हियून पूछता है याद करने की कोशिश करो, तुम्हें उस दिन का कुछ तो याद होगा। मिंजू याद करने की कोशिश करती है पर उसे कुछ भी याद नहीं आता और परेशान होकर कहती है जिंजू मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। हियून कहता है मुझे जिंजू मत बोलो, मैं तुम्हारे सपनों वाला बॉयफ्रेंड नहीं हूँ। इंग्यू पूछता है बॉयफ्रेंड मतलब? तभी मिंजू कहती है अभी चलो यहाँ से। हियून कहता है तुम खुद इस बारे में मिंजू से पूछना। इंग्यू मिंजू को घर ड्रॉप करते हुए पूछता है वो ड्रीम क्या था, क्या तुम मुझे नहीं बताओगी? मिंजू कहती है बहुत ही सिली ड्रीम है कि मैं और हियून एक दूसरे को डेट कर रहे थे और हमारे बीच बहुत प्यार था। ये सुनकर थोड़ा वियर्ड लगता है, बट पता नहीं ये सपना था या सच। इंग्यू कहता है क्या हम एक दूसरे को डेट नहीं कर सकते? एक्चुअल में मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तब से, और तुम उस टाइम बहुत अपसेट थी कि तुम्हारा कोई नहीं है और तुम बहुत अकेली हो अपनी लाइफ में। मैंने तुम्हारी लिप रीडिंग की थी, अगर तुम मुझे रिजेक्ट करना चाहो तो कर सकती हो। मिंजू कहती है मैं इस बारे में अभी कुछ नहीं सोचना चाहती। नेक्स्ट डे स्कूल बस में जाते हुए मिंजू इंग्यू और हियून को देखती है। वहीं दूसरी तरफ असली मिंजू को भी जुनही के थॉट्स दिख रहे होते हैं और वो ये देखकर अपसेट होती है। नेक्स्ट सीन में हियून मिंजू की रिकॉर्ड शॉप पर एक कैमरा देखता है और फोटोज क्लिक करने लगता है। तभी वहाँ अंकल आ जाते हैं। अंकल कहते हैं चलो मैं तुम लोगों की एक पिक्चर क्लिक करता हूँ। फिर वो तीनों की एक फोटो क्लिक करते हैं। रात को हियून भी वो पिक्चर देखकर मिंजू को मिस करता है और शायद उसे लाइक भी करने लगा है। नेक्स्ट सीन में मिंजू से पुलिस पूछताछ करने आती है। तभी मिंजू को याद आता है कि कार एक्सीडेंट के वक्त उसे किसी ने बचाया था और जब मिंजू भाग रही थी तब उसके सर पर किसी ने अटैक किया था, लेकिन मिंजू को उसका फेस साफ दिखाई नहीं देता, बस उसकी स्कूल ड्रेस दिखाई देती है जो मिंजू के ही स्कूल की होती है। फिर 2023 में जुनही को बस कंडक्टर उठाकर कहता है ये लास्ट स्टॉप है। जुनही खुद को बस में देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि वो वापस 2023 में आ चुकी थी। जब वो घर जा रही होती है तो रास्ते में फ्लावर वाला आदमी उसे देखता है जिसे उसने रेलवे स्टेशन पर जिंजू समझा था। घर आकर वो जिंजू की आईडी पर मैसेज देखती है तो सारे मैसेज सीन हो चुके होते हैं, जिसे देखकर वो जिंजू के नंबर पर कॉल करती है पर वो कॉल रिसीव नहीं करता। नेक्स्ट जुनही अपने ऑफिस में उसी कुलीग से जिंजू के मोबाइल की लोकेशन ट्रेस करने के लिए कहती है तो उसकी लोकेशन कैफे 27 की निकलती है और सिम कार्ड ही उनके नाम पर होता है। फिर जुनही और उसकी फ्रेंड कैफे 27 जाते हैं जहां वेटर से पता चलता है कि वहां के ऑनर यानी मिंजू के अंकल आउट ऑफ टाउन हैं। जुनही पूछती है क्या आपके यहाँ कोई हियून नाम का स्टाफ काम करता है, लेकिन वेटर मना कर देता है। जुनही अपनी फ्रेंड के साथ ऑनर के आने का रात तक वेट भी करती है पर कैफे की क्लोजिंग के टाइम वो वहां से जा रही होती है तो फ्लावर्स वाला आदमी उसे कैफे के अंदर से देख रहा होता है। वो आदमी वेटर से बाद में कहता है तुमने एक्टिंग अच्छी की थी कि तुम्हें कुछ नहीं पता।
रात को जुन्ही घर आकर फिर से वही सॉन्ग सुनने लगती है और वापस 1998 में पहुंच जाती है, जहां वो अंकल की शॉप पर सो रही होती है।